आमिर मिर्जा साहब 31 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसने मुझे अपने एक दोस्त के जरिए ना खबरें अखबार भिजवा दिया अच्छा, 93 दिसंबर। मैं चल पहली सोचा तनख्वाह कितनी थी? मेरी एज ए ट्रेनिंग 1500 1500 रुपया तनख्वाह अच्छा, था। बालाज कत्ल केस और फिर ये टीपू ट्रकों वाला के मामलात, ये दुश्मनियां चल रही हैं, ये भी किसी अंजाम को पहुंचेंगी? कैसर बट और तीफी बट वगैरह की दुश्मनी थी ही नहीं। अच्छा। उनका तो झगड़ा था ही। कोयला ट्रकों वाला जब कत्ल होता है हम्म। उसके बाद ये हनीफा बाबा वगैरह जो है ना, इनका ताल्लुक बनता है गोगी बट और तीफी बट वगैरह से सही। कि तुम्हारे बाप के कत्ल में तीफी बट वगैरह भी शामिल हैं। मैं बजाते खुद उनकी सुलह के लिए कोशिश करता अच्छा। रहा हूँ। टीपू के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। वो कोशिश तकरीबन को 80-90% कामयाब भी अच्छा। हो गई। शेख रोहेल असगर की और माजा सिख की एक मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल सही। वो उनके भी कई कत्ल हो गए थे, खानदान के खानदान कत्ल हुए हैं। अब वो शेख रोहेल असगर वाहिद एक मेरे ख्याल शख्स रह गया था उस फैमिली में। गुज़श्ता 1-2 दिन में गुड्डू जलियानिया का जो वाकया हुआ है। हाजी नवाज गुड्डू का जो भाई है वो कालू शाहपुरी का बेनोई भी है। ठीक है। फिर इस बेनोई के घर कालू शाहपुरी की एक बेटी भी है। तो शरीके दी आग जी है वो शरीका जीवन नहीं देता। पुलिस का कितना किरदार होता है ये दुश्मनदारियां पैदा करने में? जब तो पुलिस का किसी ग्रुप के साथ, किसी ग्रुप के सरबराह के साथ ताल्लुक है किसी अफसर का, तो वो तो डोमिनेट करता है दूसरी पार्टी को। आमिर मिर्जा साहब, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया था अली मिर्जा का, जो आपके छोटे भाई हैं, अब वो कदावर दरख्त बन गया माशाल्लाह, बड़े बड़े इंटरव्यूज कर रहे हैं। जब उसको देखा, उसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी और आई वाज एस्टोनिश्ड कि अच्छा। यार ये अली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। लाहौर में जराइम की शरह मुख्तलिफ औकात में तब्दील होती रहती है, साथ ही साथ जो रवायती और पुरानी दुश्मनियां हैं ये भी चल रही हैं, और कत्ल गारतगरी का बाजार भी चलता रहता है। आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए मैंने जहमत दी है आमिर मिर्जा साहब को। आमिर मिर्जा साहब 31 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज इनके क्रेडिट के ऊपर है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये सब आपका शुक्रिया, आपने बताइए, ठीक चल रहे हैं अल्लाह मामला? का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सहाफत में कब आए और फिर कब सोचा कि क्राइम रिपोर्टिंग ही करनी है? ये सब जर्नलिज्म में बस एक समझ लें कि एक्सीडेंटल तौर पर अच्छा, हाजिरी हुई यहाँ हादसाती पर। तौर पे। हादसाती तौर पर आए हैं। ना कोई पैशन था, ना कोई सोच थी। अ, मैं आपको बताऊं कि 93 दिसंबर में अच्छा। मैंने एफए के एग्ज़ाम दिए थे। हम्म। एफए के एग्ज़ाम का रिजल्ट 3 माह बाद आया करता था। तो वो 3 माह का जो गैप था ना, वो उसमें वालिद साहब मेरे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उनको, उन्होंने कहा कि ये 3 महीने कहीं किसी बुरी कंपनी में ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये 3 महीने इसको कहीं मसरूफ कर दें। हम्म। उन्होंने मुझे अपने एक दोस्त के जरिए ना खबरें अखबार भिजवा दिया अच्छा। 93 दिसंबर में। हम्म। तो वो खबरें में गए, जाके वहाँ पे एज अ ट्रेनी रिपोर्टर वहाँ से स्टार्ट किया प्रोफेशन का। तो यही था कि वालिद साहब का भी मेरा भी कि ये 2-3 माह गुजारने हैं, उसके बाद दोबारा अपनी पढ़ाई की तरफ जाना है। तो लेकिन वो 3 महीने में जो कुछ हमने देख लिया था ना सही। जर्नलिज्म में आके, हम्म। तो मेरी एज उस वक्त अगर 18-19 साल मेरी एज थी ना, तो मैं उन 3 महीनों में मेरी एज 30+ हो गई। बहुत कम वक्त में बहुत बहुत कम ज्यादा वक्त में सीख बहुत लिया। सारा चीज़। अब वो 3 महीने में जो कुछ हमने किया, जो कुछ देखा, अब रिजल्ट भी आ गया। फिर उसके बाद एफसी कॉलेज में पढ़ते थे, एडमिशन भी वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन में ले लिया, लेकिन इसको नहीं छोड़ा। सही। तो सुबह कॉलेज चले जाना, पढ़ाई के 11 साथ साथ बजे, चलती 12 रही। बजे, 10 बजे फारिग होना कॉलेज से, 2-4 लेक्चर लेके, 5 लेक्चर। तो उसके बाद इधर आ जाना। बस तब से लेके अब तक चल सो चल रहा है, चल पहली सो चल तनख्वाह रहा है। कितनी थी? मेरी एज ए ट्रेनी 1500 तनख्वाह अच्छा, खबरें में लगी 1500 से? थी। जी, जी। एज ए ट्रेनी 1500 से लगी थी तो वहाँ पे। फिर उसमें गुजारा हो जाता था? गुजारा बड़ा अच्छा खासा होता था यार। अच्छा। उसमें पेट्रोल भी उस टाइम बड़ा सस्ता हुआ करता था। 93 में, 4 में पेट्रोल की बहुत, हम्म। तो हमें ज़्यादातर यही होता था, पेट्रोल शट्रोल का होता था। दूसरा जो एक अय्याशी हम शुरू से करते आ रहे हैं, सिगरेट वगैरह पीते थे, तो ये अपना खर्चा उसमें निकल पूरा हो आया जाता। करता। अच्छा आमिर साहब, लाहौर में दुश्मनदारी बहुत पुरानियां चल रही हैं, और कुछ तो सुलह भी हो गई है, वो कैसर बट और तीफी बट वगैरह की सुलह हो गई है। ये बालाज कत्ल केस और फिर ये टीपू ट्रकों वाला के मामलात, ये दुश्मनियां चल रही हैं, ये भी किसी अंजाम को पहुंचेंगी या किसी तरह चलती रहेंगी? ये सब पहले तो आपको बताऊं कि जिस सुलह की आप बात कर रहे हैं ना, कैसर बट और तीफी बट वगैरह की, कैसर बट और तीफी बट वगैरह की दुश्मनी थी ही नहीं।
अच्छा। उनका तो झगड़ा था ही कोई। सही। असल दुश्मनी चली आ रही है टीपू ट्रकावाला खानदान में और तीफी भट्ट ग्रुप के दरमियान। ये दुश्मनी इनके चली आ रही है जब टीपू ट्रकावाला का वालिद मर्डर होता है ना 92 की बात है, गालवा 92-3 में ठीक है। बिल्ला ट्रकावाला जब मर्डर होता है ना, हम्म। तो उसके मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं हम्म। उसमें आप कह लें कि उस दौर के टॉप 10 खलीफा बाबा वगैरह, अच्छा। उनके साथ इनकी टीपू की बिल्ला ट्रकावाला की दुश्मनी थी। तो उनसे स्टार्ट हुआ, फिर यही हनीफा बाबा वगैरह जो है इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, सियालकोट गैंग जो भोला सुनियारा वगैरह होते थे, हुमायूं गुज्जर वगैरह, उनके साथ इन्होंने कट कर लिया और ये सब इकट्ठे होकर बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल करने के लिए आते हैं। बिल्ला ट्रकावाला जब कत्ल होता है उसके बाद ये हनीफा बाबा वगैरह जो है ना, इनका ताल्लुक बनता है गोपी भट्ट और तीफी भट्ट वगैरह से। सही। जब इनके साथ इनका रिलेशन बनता है ना, तो टीपू ट्रकावाला के पास जो उसके वालिद के दोस्त बाप बैठते थे ना पुराने थे, वो टीपू को बार बार एक चीज कहते थे कि तुम्हारे बाप के कत्ल में तीफी भट्ट वगैरह भी शामिल हैं, इनकी मुशावरत से तुम्हारे वालिद को कत्ल किया गया। कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे टीपू के, उनका भी यही ख्याल था, वो भी यही कहा करते थे। उस दौर में सुलह की भी बड़ी कोशिश की गई, बल्कि मैं बजाते खुद उनकी सुलह के लिए कोशिश करता अच्छा। रहा हूँ। टीपू के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, बड़ा अच्छा रिलेशन हमारा रहा है टीपू के साथ। मैं और हमारे एक दोस्त होते थे, आजकल वो बाहर हैं, तो हमारा पहले टीपू से ताल्लुक होता था, उसके बाद हमारा तीफी भट्ट, ख्वाजा तारीफ गुलशन, उनसे भी हमारा ताल्लुक बना। तो आपने और कोशिश की कि हमने सुलह हो उस जाए? दोनों की कोशिश भी की और वो कोशिश तकरीबन को 80-90% कामयाब भी अच्छा। हो गई थी हमारी। हमारी ये कोशिश थी कि इन दोनों की टेलीफोन के हद तक इनकी सुलह करवा दी जाए, टेलीफोन पर इनकी बात हो जाए। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बर्फ टीपू पिघलती के जो जाएगी। अपना मामू बच्चू पहलवान है, भाई पहलवान है, वो सारे इस चीज में शामिल थे, वो भी राजी थे, चाहते थे कि ये सुलह हो जाए। तो आप समझते हैं कि ये किसी तरफ जाएगा मामला सुलह की तरफ या नहीं? इनके सुलह के मामला जो है ना, मुझे नजर नहीं आ नजर रहे। नहीं आ वो आपको मैं बताऊं कि वजह उसकी ये है कि दोनों साइड्स पे ना एतमाद की कमी है। वो दोनों किसी की भी बात पे ना एक दूसरे की बात पर एतमाद नहीं करते। मुशीर भी बहुत होंगे ना? मुशीर, असल तो चीज यही है ना कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये काम मैं इस तरह से कर लूँ, अब मेरे साथ राइट लेफ्ट जो है ना, उन्होंने खाम खामे वसवसे डाल देने हैं मेरे, तो वो मेरी सोच जो है डाइवर्ट हो जाएगी और मुझे अपने अपोनेंट पार्टी जो है उस पर मुझे एतमाद नहीं रहना। वो माजी में कुछ वाकयात हुए भी ऐसे हैं, कुछ वो ट्रैक रिकॉर्ड कह लें, उसकी वजह से भी एक दूसरे के खिलाफ जो एतमाद की कमी है ना, वो असल सुलह में नहीं ये होने सुलह देती। नहीं होने देती। तो पुलिस इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकती? पुलिस क्या ये नहीं कर सकती? पुलिस ने ही किरदार अदा किया है। ये जो कैसर भट्ट एक धड़े के तौर पर अपना अमीर मौसफ के साथ, टीपू ट्रकावाला के साथ खड़ा हुआ था, ये पुलिस के किरदार की वजह से ही ये धड़ा वहां से टूट के इधर आकर बैठ गया। अगर इतना कर सकती है तो पूरी सुलह मुकम्मल नहीं हो सकती? मुकम्मल हो सकती है, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर मुल्क में नहीं है। ये जो अपना टीपू ट्रकावाला की फैमिली, तीफी भट्ट की फैमिली, ये सब आउट ऑफ कंट्री है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई मौजूद हो ना, तो उनको फिर टाइट भी किया जा सकता है। आपके सामने शेख रोहेल असगर की और माजा सिख की एक मिसाल आपके सामने है। वो उनके भी कई कत्ल हो गए थे, खानदान के खानदान कत्ल हुए हैं। अब वो शेख रोहेल असगर वाहिद एक मेरा ख्याल शख्स रह गया था उस फैमिली में। लेकिन जब स्टेट ने फैसला किया कि इनकी सुलह करवानी है हमने, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज करने किया, उनको एक कमरे में बिठाया कि फैसला करके जो निकलोगे हमें बता देना, हम अपना अमल उस हिसाब से आपको बताएंगे हमने क्या करना है। सुलह करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो फिर तुम में से किसी को माफी नहीं मिलेगी। वो मिर्जा साहब आए दिन इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, कभी किसी के यहाँ देख लेते हैं, कभी किसी के यहाँ। अभी आपने देखा गुज़श्ता 1-2 दिन में गुड्डू जलियानिया का जो वाकया हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं? वो भी कोई पुरानी दुश्मनदारी है या उसका कोई ऐसा सीन नहीं है? दुश्मनदारी उनकी पुरानी तो नहीं है, लेकिन उनकी एक हिस्ट्री जरूर है दुश्मनी के हवाले से। ये हाजी नवाज गुड्डू जो है, ये इन कालू शाहपुरी एक बड़ा मशहूर करैक्टर माजी में रहा है दुश्मनी के हवाले से। वो कालू शाह हाजी नवाज गुड्डू का जो भाई है, वो कालू शाहपुरी का बहनोई भी है। ठीक है। फिर इस बहनोई के घर कालू शाहपुरी की एक बेटी भी है। ये उनका एक रिश्ता दुश्मनी के हवाले से है। हाजी नवाज गुड्डू, इनकी भी पहले मामला लड़ाई झगड़े दुश्मनदारी चलती रही है, लेकिन अब काफी एक अरसे से हाजी नवाज गुड्डू जो है ये मामला छोड़कर साइडलाइन हो गया था। अब उन्होंने कोई प्रॉपर्टी का काम, कुछ सोसाइटी का काम शुरू किया हुआ है, अब वो इस तरफ आ गए थे और उनकी कोशिश ये थी कि
इस चीज से जान अपनी भी छुड़ाई जाए और अपने बच्चों की भी छुड़ाई जाए। तो उन सारे मामला को छोड़कर वो इस तरफ थे। अब ये जो वकूआ हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, मुर्तजा पप वगैरह ने जो फायरिंग की है, ये इनका आपस में ना, वो कहते हैं ना, कोई शरीके दी अग जिहड़ी है वो शरीका जीवन नहीं देता। जी। मुझे कुछ लगता है इसी तरह से है कि इनकी आपस में कोई एक दूसरे से हसद कह लें, या जलन कह लें, या रंजिश कह लें कि ये लोग आगे निकल गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। कुछ वजह मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि ये जो झगड़ा तो ये हुआ भी है, खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब आगे जब तक अगर तो उनको कानून के मुताबिक और पुलिस ने, इंतजामिया ने, रियासत ने उनको सजा ना दी, और वो इसी तरह जैसे वो मुर्तजा पप का पहले भी 5 कत्लों में बाहर आया हुआ है, अगर उसी तरह माजी की तरह अब भी इस कत्लों में से भी वो उसकी जान छूट जाएगी, वो पैसा इस्तेमाल करे, तल्लक इस्तेमाल करे या डराए धमकाए। क्योंकि देखे ना, बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है ये कि मुर्तजा पप के जो बेटा अली है, वो और उसके जो कजन वजन है, उन्होंने उस एरिया में, उस इलाके में एक ग्रुप बनाया हुआ है, पठान ग्रुप के नाम से। अच्छा। बनकर ग्रुप उसको कहते हैं। तो उस ग्रुप में जितने नौजवान लड़के लफंटर टाइप जो है ना, वो सारे कुछ 100, 150, 200 के करीब लोग हैं, वो एक ग्रुप उनका बना हुआ है। तो वो ऐसे ही अगर कहीं झगड़ा होता है, कहीं कोई कार्रवाई करनी होती है, सारे तो इकट्ठे वो हो जाते एक मैसेज डालते हैं उसमें, ग्रुप में। हैं। तो उसमें से 100, 150 में से भी कोई 50, 60, 70 लोग इकट्ठे होके अच्छा। वहां पर मौके पर आ जाते हैं। और ये वकूआ जो है, इसमें भी कहते हैं कि इस वकूए ऐसा में ही भी हुआ होगा। मैसेज उसमें डाला है, और 15-20 लोग वहां पर मौके पर आए हैं जिन्होंने फायरिंग की है। पुलिस का कितना किरदार होता है ये दुश्मनदारियां पैदा करने में? पुलिस का किरदार इस हद तक होता है कि अगर तो पुलिस का किसी ग्रुप के साथ, किसी ग्रुप के सरबराह के साथ ताल्लुक है किसी अफसर का, तो वो तो डोमिनेट करता है दूसरी पार्टी पर। वो उसका जहां बस चलता है दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराने के लिए, वो डोमिनेट करता है। लेकिन जो मुकामी पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो आप उसी टाइम इंटरफेरेंस करती है जब आपके कोई इंसिडेंट होता है। लेकिन अदरवाइज जाहिर बात है, अब ये लोग दुश्मनदार ग्रुप जो है, ग्रोह जो है, इनका ताल्लुक वास्ता है, इनकी सर्वाइवल इस चीज में है कि इनके ताल्लुकात पुलिस अफसरान से होने चाहिए, होते हैं। और ये उन लोगों के लिए कह लें कि फाइनेंशियल सपोर्ट उनको करते हैं, या और कोई उनके मकासद जो है वो पूरे करते हैं, और उसके एवज अपनी दुश्मनदारी या अपने जायज नाजायज कामों के लिए उनसे फेवर लेते हैं। मिर्जा साहब, जब तफ्तीश मतलब नामुकम्मल होती है या मेरिट पे नहीं होती, तो तब भी तो दुश्मनदारियां परवान चढ़ती हैं, इंसाफ टाइम से मियाँ नहीं साहब, होता। ये हमारा ना मुल्क में कह लें, सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हमारी प्रोसिक्यूशन जो है ना, वो बहुत कमज़ोर है हमारी। ये तो एक दुश्मनदारी का एक फैक्टर है ना। आप दूसरी तरफ आ जाए, चोरी, डकैती, कत्ल, अपना रेप, अगवा बराए तवान, इस किस्म के केसेस में भी हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है, चालान कमज़ोर होते हैं, सबूत जो होते हैं वो इतने नाकाफ़ी होते हैं। मुजरम ये फिर निकल सारी आता है। चीज़ें जो है ना, कोर्ट में जाकर मुलज़म को फेवर मिलती है। हम्म। और फिर दूसरा जो एक तो ये फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है कि मुद्दई हजरात जो है, गवाह जो है, वो पैरवी नहीं करते। पैरवी और वजह ये होती है कि अपना मुलज़म जो है इनसिक्योरिटी वो थोड़े अरसे में ही बाहर आ जाते हैं। इनसिक्योरिटी भी होती है ना गवाहान को कि बिल्कुल सिक्योरिटी होती है। और एक चीज आपको और बताऊं कि अगर कोई केस किसी को नजर आ रहा हो, किसी मुजरिम को, कि वो फंस गया, उसकी बेल नहीं हो रही है, उसको सजा हो जानी है, तो ऐसे माजी में बहुत से केसेस हैं कि जाली रोक करे बनवा के जेलों से वो बाहर आ गए। अच्छा। ये बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। तो इसको देखना चाहिए, इसको मामला को हमें ठीक करना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा एक टीम होनी चाहिए जो बिल्कुल उस पर फोकस रखे, हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच को। ये पुलिस में क्या है, कभी ओसीडी, कभी ओसीयू, कभी सीआईए, ये पुलिस क्या करती रहती है? हमारे पहले होता था सीआईए जी। और आज तक सीआईए के बाद ओसीयू बना दिया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। अब रिसेंटली हमारी मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है। उनका विजन अच्छा है, सोच अच्छी है उनका कोई मतलब के कह लें कि इसके पीछे ना कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल विजन क्लियर है उनका कि उन्होंने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ये एक इकदाम उठाया है, और उनकी कोशिश है कि पंजाब को मिनिमम जुराइम लेवल पे लेके आया जाए। अब सीआईए था, सीआईए को ओसीयू बना दिया उन्होंने, अब ओसीयू को समझ लें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने सीसीडी में। मेरी कुछ पुलिस अफसरान से भी बात हुई थी, रिटायर्ड भी और हाजिर भी,
तो सबकी कुछ मिली जुली राय थी उन्होंने। लेकिन मोस्टली जो थे उनका कहना था कि ये एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत थी नहीं, इतना बड़ा तो 5-5.5 अरब ऑलरेडी का वो है ना, सीआईए मौजूद है, OCU नाम मौजूद है ना। चेंज करने से क्या मतलब? नाम चेंज करने से आप देखें ना कि एक तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया, फिर उसके बाद उसके लिए जो मुराद दी जानी है वो 5-5.5, ये भर्तियां भी नहीं होंगी उसमें भर्तियां कोई 2000 भर्तियां हैं जो नहीं होनी है, वो लेकिन निचले लेवल पे है। ठीक है। लेकिन ऊपर अपर लेवल पे एडिशनल आईजी यही आपका मतलब पंजाब पुलिस से गए, 3 डीआईजी जो है वो आपके इधर से पुलिस से अपना उधर गए हैं, 10 एसएसपी हैं, 13 एसपीज हैं, 47 डीएसपीज हैं, फिर इंस्पेक्टर्स हैं, ये सारे जो है जाने इधर से ही। तो बात फिर वही कि पुरानी दुकान है, मालकान भी पुराने हैं, लेकिन सामान कुछ नया है। अब वो नए सामान से कारकर्दगी कितनी बेहतर करेंगे आप? यही चीजें अगर तो आप करनी चाहिए इतना कि अल्लाह करे नहीं, कि उम्मीद बेहतर हम हो। तो इसी दुआगो हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि ये बेहतर कारकर्दगी दिखाएं अपनी। लेकिन इतना बड़ा बजट जो है वो आप एक नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं और उसके लिए आपने इतना बड़ा बजट रख दिया है। इसी बजट को अगर आप सामने रखते हुए अगर पिछला जो सेटअप है उसको ही आप अपडेट करें, उसका स्टेटस अच्छा बनाएं, अपनी सैलरी लेवल जो है अच्छा कर दें, उनको अलाउंसेस दें, उनकी तरबियत जो है वो आलमी से म्यार के मुताबिक करवाएं, उनको अच्छे वेपन्स दें, उनको जैसे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इस टाइप की चीज़ें, मतलब कि जितना उसको अपग्रेड कर सकते थे वहाँ रह के कर सकते थे। अब देखें ना, ऑफिसर सारे वहाँ से इधर ट्रांसफर हुए हैं, बिल्डिंग्स जो वो है वहीं पर, मतलब कि जो जहाँ पर बैठा हुआ है ना उसको वहीं पर डीएसपी, अगर सीआई एक बाल्टन बैठा हुआ है डीएसपी सीआई कोतवाल, तो उनको स्टेटस जो है वो सीसीडी का देकर तो उसको डिक्लेयर कर दिया। आमिर मिर्जा साहब, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया था अली मिर्जा का, जो आपके छोटे भाई हैं, अब वो कदावर दरख्त बन गया माशाल्लाह, बड़े बड़े इंटरव्यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं। तो उस अली की खूबियाँ कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो आप बताना चाहते हैं, और कोई कमी कोताही अभी है? खूबियों का तो मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है, खामियां उसमें बतेरी हैं। वो जब इसमें जर्नलिज्म में आया था ना, तो मैं घर रात को मैं लेटा हुआ तो मेरे पास आ गया, तो मुझे कहता कि भाई मैंने रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे कहीं भिजवा दें आप, मुझे कहीं, मुझे काम शाम सीख। वो इससे पहले सिक्योरिटी कंपनी थी एक, तो वो चलाता था उसमें। तो मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ और मैंने उसको जवाब दिया कि तू वहां जाके भाई क्या करेगा, मुझे ये तो बता। वो भाई मुझे भेज दें, आपकी मेहरबानी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं, अच्छा मैं उससे पहले बड़ा तंग हुआ करता था। ठीक है। तंग इस सेंस में कि लड़ाई झगड़े बहुत करता था, एग्रेसिव था। तकरीबन हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैटर उसका होता था, और मैं उससे तंग आ गया था कि यार तुमने क्या रोज का काम पकड़ आजकल तो लिया। बड़ा हम्बल है, बड़े अच्छे तरीके से। बस अब उसको समझ आ गई ना कि उसके बाद कि वो दौर जो था और उसकी जो वो अमल था वो क्या था और अब अमल क्या है, इस चीज की तो उसको समझ आ गई है। तो खैर मैंने कहा अच्छा देखते हैं। वो 2-4-5 दिन गुजरे तो फिर आ गया कि भाई मैंने आपसे कहा था। मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रही भाई, तू करेगा क्या? और मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये वहां पर कर सकेगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। कह रहा आप मुझे भेज के तो देखें। मैं खैर वहां से उठा और इसको लेके नेक्स्ट डे तो अपना लाहौर रंग आ गया। वहां पर हुमायूं सलीम साहब मैंने उनको कहा कि भाई है छोटा, इसको काम सिखाना है। उन्होंने वो आपके ब्यूरो चीफ अयाज शुजा होते थे, उनको बुला लिया। तो बुला के उनका यार इसको काम शाम सिखाओ। वो उसको भेजा तो दूसरे के तीसरे दिन ही उन्होंने उसको कैमरा और माइक दे के फील्ड में भेजा। चलो पुत्र। अच्छा, मैं जब उसको देखा, उसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी और आई वाज एस्टोनिश्ड के यार ये अली है, उसका निकनेम विक्की है वैसे। मैं कहा यार ये विक्की है, और ये अपना देख के मैं परेशान हो गया बड़ा कि इस कदर उस पर कॉन्फिडेंट और बड़े अच्छे तरीके से। हालांकि हम भी उस कॉन्फिडेंट तरीके से अब कैमरे के सामने उस तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन उसका कॉन्फिडेंट लेवल मैंने देखा। और मैं देख के ना उसको फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा, मैं कहा यार ये कर जाएगा, चल जाएगा, और वो कर गया। तो अब खुशी होती है। हाँ, देख के खुशी होती है। अब तो बल्कि वो कद में हमसे भी ऊंचा हुआ, बल्कि अब हमें कोई काम शाम होता था, आपसे हमें काम शाम होता तो अब हम उसको कहते हैं कि यार हमारा ये काम करवा दे भाई, तेरा फलां अफसर के साथ ताल्लुक है। चले आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नाजरीन, लाहौर की क्राइम की सूरत हाल के ऊपर हमने बात की और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात की। यकीनन आप ये प्रोग्राम देखेंगे, अगर आपने देखा है तो यकीनी तौर पर आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।